यस सर आ गया। अब सबको मिल गया होगा। ओके। तो बेटा ये फिगर सबको दिख रहा है? इस फिगर में अगर आप देखें तो यही डिस्पर्जन है आपके सामने। दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में जो प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रहा है एक वाइट लाइट। वाइट लाइट का मतलब ये होता है कि वाइट कलर की लाइट नहीं। तो इधर देखो आप, इधर से इंसिडेंट हुआ एक वाइट कलर की लाइट, वो आपको दिख रही होगी इधर से। लेकिन जब इधर से बाहर निकला, इन फाइनल इमरजेंस हुआ, देखो सबसे ऊपर आ गया रेड ना। उसके उससे नीचे आप देखो ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और सबसे नीचे वॉयलेट। तो हमने कल याद होगा दो कलर की बात करी थी और कहा था कि बीच में ही बाकी के सारे कलर आएंगे। तो आप देखो कि अगर हम डेविएशन को लेके बात करें, डेविएशन को लेके बात, तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो ऐसे हो रही है। अब देखो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रही है। तो इसमें डेविएशन अगर आप देखो तो ये वाला जो डेविएशन है वो रेड कलर का है। और अगर इधर डेविएशन देखो इसका, तो ये है वॉलेट कलर का। तो डेविएशन सबसे ज्यादा किसका हुआ बेटा? वॉलेट, वॉलेट कलर का। एक दूसरा फिगर है, इस फिगर को आप जरा देखना। ये इस फिगर में आपको ये सारी बातें जो है क्योंकि लाइन वाइज दिया है, यहाँ पे तो कलर वाइज दिया था, यहाँ लाइन वाइज दिया है, तो आपको दिख जाएंगे। ये बेटा इस वाले में देखो अगर, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक विजिबल लाइट आया जो कि वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट आया। और आप देखो तो यहाँ पे जो डेविएशन हुआ ये रेड कलर का हुआ जो कि कम है, बाकी 7 कलर में सबसे कम है। और ये जो हुआ ये वॉयलेट कलर का हुआ, डेविएशन किसका हुआ? वॉयलेट कलर का। हमने कल इन्हीं दो एक्सट्रीम कंडीशन की बात करी थी। अब बगल में आप देख रहे होंगे स्क्रीन है, ये वाला जो है दैट इज स्क्रीन। और इस स्क्रीन पे अगर आप देखो तो ये कलर्स ऐसे बन गए हैं। सबसे पहले वॉलेट, फिर ब्लू या इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे करके विबग्योर करके हम इसको याद रखते हैं ना, ऐसे करके याद रखते हैं। तो वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं। तो बेटा जब भी व्हाइट लाइट किसी भी प्रिज्म में इंसिडेंट होती है तो चूंकि अलग अलग कलर का डेविएशन अलग अलग होता है, इसलिए क्योंकि अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग होता है, इसलिए जो व्हाइट कलर होता है वो अपने कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट मतलब वो कलर जिनसे मिलके व्हाइट लाइट बना है, तो 7 कलर से मिलके बना होता है तो उन्हें 7 कलर में टूट जाता है। अगर 10 कलर से मिलके बना होता है तो 10 कलर में टूट जाता है। तो इसी टूटने को ही हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन हुआ, डिस्पर्जन को हम क्या कहेंगे? स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर, कंस्टिट्यूएंट कलर, इसी को हम क्या कहते हैं भाई? डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन में कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेकेज हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि दो एक्सट्रीम कंडीशन कौन कौन से हुए? रेड, लैम्डा रेड सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे ज्यादा मतलब 7 कलर में सबसे ज्यादा वॉलेट से। इसलिए हमने देखा था कि म्यू जो होगा इससे इन्वर्स रिलेटेड होता है, तो म्यू रेड और म्यू वॉलेट में कौन ज्यादा होगा भाई? म्यू वॉलेट। कोई आया है शायद क्या? तो म्यू रेड और म्यू वॉलेट में कौन सा ज्यादा हुआ? म्यू वॉलेट। और चूंकि हम जानते हैं कि जो डेविएशन होता है वो म्यू के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए डेविएशन ऑफ रेड कम होगा और डेविएशन ऑफ वॉलेट ज्यादा होगा। यही रीजन है, यही रीजन है किसका? यही रीजन है डिस्पर्जन का। अगर ये सेम होता
तो हमारा डिस्पर्जन नहीं आता। ये अलग अलग होता है डेविएशन, इसलिए डिस्पर्जन आता है। तो बाकी के बीच के 5 कलर जो है बेटा, उनका डेविएशन उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि उनका वेवलेंथ उसी हिसाब से एडजस्टेड होता है। तो बताओ बेटा, डिस्पर्जन सबको समझ में आ गया कि व्हाइट लाइट का अपने कंस्टिट्यूएंट कलर यानी जिनसे मिलके बना हुआ कलर है उस पर टूटने को ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। बताओ सही है? यस सर। अब बेटा, हाँ अब सही है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ रिलेटेड टर्म हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। वो टर्म देखें क्या है। जैसे ये वाला फोटो है जो हमने देखा था, इसमें आप देखें ये वाला जो डेविएशन था वो रेड का डेविएशन था, ये वाला, ये डेविएशन था रेड का, और ये वाला डेविएशन किसका है भाई, ये डेविएशन है वॉयलेट कलर का। डेविएशन तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कोई कहे कि बताओ भाई डेल्टा रेड क्या होगा, डेल्टा रेड, तो याद है बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो थिन प्रिज्म होता है, और हम यहाँ पे और आगे प्रिज्म को थिन ही मानेंगे, तो थिन प्रिज्म जो होता है उसका डेविएशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या बदला, दोनों ही प्रिज्म, दोनों ही कलर चाहे रेड हो चाहे वॉलेट, इवन सातों कलर के लिए प्रिज्म तो सेम है, तो सबके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म यानी रिफ्लेक्टिंग एंगल सेम होगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ, म्यू माइनस 1 इंटू ए से, म्यू चूंकि डिपेंड करता है कलर पे, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 में म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। बताओ बेटा सही है? यस सर। ये बेटा थोड़ा थोड़ा रुक रुक के लोग आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। चलो, तो बेटा म्यू रेड माइनस 1 ये हो गया। अच्छा, वॉलेट कलर की मैं अगर डेविएशन देखूं तो लिखूंगा डेल्टा वॉलेट, ये हो जाएगा, जो कलर पर डिपेंड करता है म्यू, तो म्यू वॉलेट माइनस 1 इंटू ए। बताओ बेटा यहाँ तक सही है, सबको समझ में आया कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करके ये दोनों कलर का डेविएशन निकाला? सही है? यस सर। अच्छा, अब जरा देखना ये वाला रीजन, बेटा ये वाला रीजन, ये आपको दिख ही रहा है, यही वो रीजन है या यही वो एंगुलर रीजन है जिसमें सातों कलर मिला जुला के अल्टीमेटली बाहर आ रहा है। इसी रीजन को जो कि एंगल से मेजर करते हैं हम कहते हैं डिस्पर्जन, लेकिन चूंकि एंगल के टर्म में मेजर करते हैं तो इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्पर्जन। लिखा हुआ है फिगर में, इस एंगुलर डिस्पर्जन को मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो एंगुलर डिस्पर्जन वो एंगल हुआ जिसमें कंस्टिट्यूएंट कलर आते हैं स्क्रीन पे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्जन क्या बोला जाएगा, यहाँ बोला जाएगा एंगुलर डिस्पर्जन, इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट किया। और थीटा क्या होगा बेटा, अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं डेल्टा वी में से, आप अगर ये देखें, इतना एंगल है डेल्टा वी और इतना एंगल है डेल्टा आर, तो अगर मैं डेल्टा वी में से डेल्टा आर सब्सट्रैक्ट कर दूं तो क्या लगता है ये आ जाएगा? बताओ भाई। यस सर। हाँ, तो डेल्टा वी में से डेल्टा आर को सब्सट्रैक्ट कर दिया, और जब सब्सट्रैक्ट करूंगा तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। सही ना? और बाकी इधर माइनस ए और ये नीचे वाला इक्वेशन नंबर 2 का माइनस ए और उधर का प्लस ए वो कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू वी और माइनस म्यू आर इंटू ए करके हमारा वैल्यू आ जाएगा। और ये हमको याद रहता है, ये एक फॉर्मूला है, इस पे चूंकि क्वेश्चन वगैरह जब बनते हैं तो इस पे आ जाता है क्वेश्चन, तो नहीं आता तो इसको यूज कर लेंगे, तो इसलिए हम इसको याद रखेंगे। सही बेटा? तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगर हम दो प्रिज्म को आपस में कंपेयर करें कि भाई दो प्रिज्म हमारे पास हैं, कौन ज्यादा डिस्पर्जन करेगा, तो भाई जिसका एंगुलर डिस्पर्जन ज्यादा होगा वही ज्यादा डिस्पर्जन करेगा। ठीक है, जिसका एंगुलर डिस्पर्जन ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्पर्जन करेगा। अब वो कैसे मालूम चलेगा कि कौन ज्यादा एंगुलर डिस्पर्जन करेगा, तो ये डिपेंड करता है पावर पे कि भाई किसका पावर कितना है। मेरे पास दो लेंस हैं, एक का पावर ज्यादा एक का पावर कम है, तो मैं कहूंगा कि जिसका पावर ज्यादा है वो ज्यादा डिस्पर्जन करेगा। तो इस पावर को हम डिस्पर्सिव पावर कहते हैं, और ये डिपेंड करता है एक स्पेशल कलर जिसका नाम है येलो। बेटा ये येलो जरा अगर फिगर में आप देखें तो एग्जैक्टली आपको लग रहा होगा कि अगर हम देखें ऊपर तो कम कलर बचते हैं, नीचे ज्यादा कलर बचते हैं। एक्चुअली जब आप इसको स्क्रीन पे देखेंगे ना तो मालूम ये चलेगा कि जैसे स्क्रीन आपके सामने ऐसे है, जैसे मान लिया स्क्रीन आपके सामने ऐसे है ये, तो मालूम ये चलेगा कि भाई ऊपर तो रेड कलर हो जाएगा ऐसे रेड कलर, और सबसे नीचे जो होगा वो वॉयलेट कलर हो जाएगा ऐसे ना, और एकदम बीच का जो कलर होता है, एकदम बीच का कलर वो बेटा येलो होता है। एकदम बीच का कलर क्या होता है? येलो। तो हम इसको बेटा बोलते हैं अपने लिए मीन कलर।
मीन कलर, और इसका जो डेविएशन होगा, इसका जो डेविएशन होगा, ये कई लोग मैसेज करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं जोड़ पाते। एक सेकंड। सर फैजान को ऐड कर लीजिएगा, मैं बस। अरे तो मैसेज करने से क्या होगा, जब मेरे पास तक पहुंचे तब तो उनका रिक्वेस्ट मैं तो देख रहा हूँ बार बार। अब इसी में दिक्कत होती है कि बेटा आ रहा है सबको स्क्रीन ना दिख रहा है? सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो बेटा ये जो मीन कलर होता है, इससे हमारे पास मतलब ये होता है कि भाई अब सोचो हमारे पास टोटल कितने कलर हैं? 7 कलर हैं। अब 7 कलर है तो अगर कोई पूछे कि भाई अलग अलग का डेविएशन बताओ, तो हमको भाई 7 डेविएशन बताने पड़ेंगे। अच्छा, बीन क्या करता है भाई, चीजों को सिंप्लीफाई कर लेता है। कई जगह कई सारे लोगों के बीच में एक लोगों के बारे में बोल के अगर सबसे काम चला लिया जाए तो वो काम कर सकता है हमारा मीन वाला। जैसे होता है ना कि 100 क्लास में है तो 100 में एक का एवरेज नंबर बता दो, वो सबका हो जाता है। तो याद करने वाले के लिए भी आसान है, बात करने वाले के लिए भी आसान है। तो बेटा मीन कलर वही काम करता है। मीन कलर का मतलब ये होगा कि अगर हमसे कोई पूछे कि डेविएशन बताओ तो हम क्या कहेंगे? वैसे तो हम 7 बताते हैं ना, लेकिन अगर हम मीन कलर का बता दें तो इसका मतलब ये होगा कि हमको 2 एक्सट्रीम कलर जो कि रेड और वॉयलेट होंगे उनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो हम जहाँ पे डेविएशन बताना होता है वहाँ पे हम 7 डेविएशन बताने की बजाय इस मीन कलर का डेविएशन बता सकते हैं। तो मीन कलर का कलर क्या होता है बेटा? येलो। और अगर इसका डेविएशन कोई पूछे तो हम क्या बता देंगे? डेविएशन ऑफ मीन कलर लिख लेंगे। डेविएशन हमने तो 1 और 2 में किसका डेविएशन लिखा था? एक्सट्रीम कलर का। रेड एकदम ऊपर आता है, वॉलेट एकदम नीचे आता है, तो एक्सट्रीम है ना, तो एक्सट्रीम कलर हो गए। अब हम बात करते हैं डेविएशन ऑफ मीन कलर की। तो मीन कलर कौन सा है भाई? वो तो लिख लिया पहले हमने, येलो। येलो मीन कलर होता है। और मीन डेविएशन ऑफ मीन कलर की अगर हम बात करें तो हमको किसका डेविएशन बताना होगा? येलो का ना। तो इसको मैं डेल्टा वाई के बजाय कई बार डेल्टा भी कह दिया तो चलेगा। डेल्टा मतलब जहाँ पे 7 कलर में हमको कंफ्यूजन हो तो डेल्टा मतलब हम येलो कलर यानी मीन कलर का डेविएशन बता रहे हैं। तो क्या होगा? म्यू येलो -1 इंटू ए। बताओ सही बेटा? यस सर। हाँ, तो हमारे लिए मीन कलर का मतलब येलो कलर। ठीक। अब हमने अभी भी बात की थी डिस्पर्सिव पावर की, तो डिस्पर्सिव पावर क्या होगा इस टर्म में वो देख लेते हैं। तो डिस्पर्सिव पावर की बात कर लेते हैं। डिस्पर्सिव पावर की अगर हम बात करें तो इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओमेगा क्या होगा? थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा मतलब डेविएशन ऑफ मीन कलर। सही है। जब हम इसको वैल्यू लिखते हैं तो देखो ऊपर तो आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर, और ऊपर का ए जो आएगा, नीचे का डेल्टा का ए है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इतना फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है भाई, सबको ये समझ में आ गया ये पॉइंट? यस तो सर। एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाई डेल्टा। और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन। डेल्टा क्या है? डेविएशन ऑफ मीन कलर। मीन कलर कौन है? येलो कलर। और डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हुआ मिला जुला के म्यू वॉलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो अपॉन -1। चलो बेटा यहाँ तक अगर ओके है तो हम आगे बढ़ें। वैसे देखें यहाँ तक अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बेटा कुछ क्वेश्चन में होता नहीं है। क्वेश्चन में देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जब हमको दिया जाता है ना तो उस क्वेश्चन में हमको बता दिया जाता है कि भाई ये क्वेश्चन के लिए बस मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में कई बार क्या किया जाता है कि आपको म्यू वॉलेट दे देगा, म्यू रेड आपको दे देगा, और आपको म्यू येलो नहीं देगा। ये म्यू येलो जो है ये नहीं दिया जाएगा, नॉट गिवन।
ना। अगर ऐसा है तो हम कैसे बताएं कि भाई ये म्यू येलो क्या है? तो बेटा म्यू येलो में हमने येलो कलर को क्या कहा? पहले तो मैंने मीन इसको बोला था। तो म्यू येलो के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्सट्रीम्स वाले होंगे उनका मीन निकाल लेते हैं। तो जहां पे दिया ना हो वहां की बात कर रहा हूँ। तो म्यू येलो हम कैसे निकालेंगे? म्यू वॉलेट हमको मालूम होगा, म्यू रेड हमको मालूम होगा, उसका क्या निकालेंगे? एवरेज। तो अगर नहीं दिया है, यानी येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको नहीं दिया है, तो हम वॉलेट और रेड कलर के मीन से ही क्या निकाल लेते हैं? इसका एवरेज, इसका एवरेज निकालते हैं और उसी को क्या कहते हैं? येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताओ बेटा, ये बात समझ में आई? यस सर। अब यस सर। अब बेटा मैं इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ। एक सेकंड, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं इसका क्वेश्चन जो है बता रहा हूँ। इसका बेटा मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, बस एक सेकंड। 60 क्वेश्चन की वजह कुछ और दिख गया क्या? ये तो बेटा मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्वेश्चन कॉपी नहीं हो पा रहा है। तो एक बार मैं और देख लेता हूँ, अगर हो जाता तो ठीक, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिख दो। लिख एक्चुअली मैंने कॉपी कर लिया ना, इस चक्कर में ये कॉपी नहीं। बेटा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है तो आप लोगों को, बेटा आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। थोड़ा थोड़ा हाँ नहीं आ गया। नहीं थोड़ा थोड़ा क्या, आप तो दिख रहा होगा ना अभी? सर पूरा हाँ सर अब दिख रहा है। हाँ हाँ अब सर पूरा दिख रहा है। हाँ पूरा दिख रहा होगा। लिखा है फाइंड द डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म ऑफ 18 डिग्री। तो भाई यहाँ पे हमको क्या दे दिया गया? ए दे दिया गया ना। ए कितना है? 18 डिग्री। अच्छा, उसके बाद लिखा है हैवी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट। तो रिफ्रैक्टिव रेट दे दिया, दैट इज 1.58। हाँ, और फॉर वॉलेट लाइट दे दिया हमको म्यू वी, दैट इज 1.68 ना। अब हमसे पूछा है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब हम क्या बताएंगे? एंगुलर डिस्पर्जन।
तो एंगुलर डिस्पर्जन हम बताएंगे तो वो क्या होगा भाई, म्यू वॉलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए। बड़े आराम से लिख लेंगे, बताओ सही बेटे, यस है ना। तो म्यू 1.68 हो गया म्यू वॉलेट, म्यू रेड हो गया 1.58 और ए हमको दिया है 18 डिग्री। अच्छा जब मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो जो आंसर आएगा बेटा वो डिग्री में आएगा, नहीं एंगल को मैंने कन्वर्ट नहीं किया, एंगल को हमने डिग्री में ही रखा, तो आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। सही है, यस हाँ सर। तो ये आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में बेटा ये अगला क्वेश्चन देखना जरा। बस तेरा बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा बेटा ये क्वेश्चन तो देखने लगा होगा ना। इस क्वेश्चन देखो लिखा है कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर फॉर द ग्राउंड ग्लास फ्रॉम द गिवन डेटा। अच्छा ग्राउंड ग्लास की अगर हम बात करें तो ये टाइप का क्वालिटी है ग्लास का ना, तो ऐसा ना पूछा कि ग्राउंड ग्लास क्या होता है, ग्राउंड एक मटेरियल है ना। तो इसमें हमसे पूछा डिस्पर्सिव पावर बताओ, तो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हो गया ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वॉलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1। बताओ सही बेटा। है। यस सर। तो म्यू वॉलेट दिया हुआ है, म्यू रेड दिया हुआ है, लेकिन हमको म्यू येलो नहीं मालूम, तो म्यू येलो निकाल लेंगे कैसे, वॉलेट और रेड का मीन निकाल लेंगे ना, निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.523 प्लस 1.5145 डिवाइडेड बाई 2। सही है, तो ये क्या हो जाएगा 8 4 2 6, नहीं ज्यादा चला गया, इसमें इसमें 3 डिजिट दिए हैं, कितना हुआ भाई 5 4 3 7 2 1 3 5 5 10 1 1 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई 3 1 2 1 2 2 लगभग इतना मान लेता हूँ बेटा, आगे भी आएगा नहीं। यस सर। हाँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू वॉलेट वो दिया हुआ है दैट इज 1.523 माइनस रेट 1.5145 डिवाइडेड बाई दिस 1.5187 म्यू येलो अभी निकाला माइनस 1। बेटा यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा। यस सर। अच्छा ये बता बेटा, ये कोई पूछे कि ओमेगा का यूनिट क्या है तो क्या लगता है क्या होगा, कौन बता पाएगा ओमेगा का यूनिट। सर क्या होगा, यूनिट लेस होना चाहिए। हाँ यूनिट लेस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये म्यू पे डिपेंड करता है ना, म्यू पे, और म्यू जो होता है वो एक नंबर है, तो ऊपर म्यू वी माइनस म्यू आर एक नंबर का नंबर से सब्सट्रैक्शन एक नंबर आएगा, नीचे भी नंबर से नंबर का सब्सट्रैक्शन एक नंबर आएगा, तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है ना। तो ऐसा नहीं डिस्पर्सिव पावर लिखा है तो हम वॉट वगैरह लगाने लगे, उसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा डिस्पर्जन का कोई अगर बोले एंगुलर डिस्पर्जन का, इसका ये थीटा का यूनिट क्या होगा, हाँ बेटा नहीं आवाज नहीं है, थीटा, हाँ थीटा रेडियन में आएगा, एंगल है ना, तो ऐसा ही सिस्टम इसका यूनिट क्या होगा रेडियन, और जो डिस्पर्सिव पावर होगा वो क्या होगा यूनिट लेस। सही ना। यूनिट तो हमने ये 2 क्वेश्चन देख लिए। ऐसे बेटा इसमें ऐसे आलतू फालतू टाइप के क्वेश्चन होते रहते हैं, आप इनको आराम से देखिए, इनको कैलकुलेट करिए, आपको फॉर्मूला याद होगा, बड़े आराम से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। अच्छे क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन वैसे तो आपके एग्जाम के हिसाब से आते नहीं हैं, यही है आपके हिसाब से अच्छे क्वेश्चन। अच्छा अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और टॉपिक रह जाता है, उस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो पूरा हमारा ये कॉन्सेप्ट मतलब अगर हम प्रिज्म को लेके बात करें तो खत्म हो जाता है। वो टॉपिक क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेटा है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म।
अब इसमें मैं बेटा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, नहीं तो एक ही क्लास पूरी लग जाती डेरिवेशन कराने में, एक रत्ती का फायदा नहीं होता। तो डेरिवेशन करके क्या फायदा, एक आध फॉर्मूले निकल के जैसे आ जाएंगे, फॉर्मूले जैसे आ जाएंगे वो आप याद कर लीजिए, आसान है फिर। नहीं तो फिर अगर आप डेरिवेशन देखेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसमें बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। अच्छा बेटा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, कॉम्बिनेशन मतलब कई सारे प्रिज्म को आप लेंगे। तो होता क्या है ना कि हमारे पास प्रिज्म को लेके दो बातें होती हैं। अगर आपने प्रिज्म को अभी तक देखा तो दो बातें मैंने इसको लेके बता दी। एक तो इसमें बता दिया कि भाई डेविएशन होता है, यानी डेविएशन प्रोड्यूस करता है, और दूसरा अभी अभी क्या बताया कि भाई डिस्पर्जन भी दिखाता है। डिस्पर्जन मतलब लाइट का टूटना, डेविएशन मतलब अपने रास्ते से मुड़ना। अब लोगों को ऐसी इच्छा होती है कि भाई हम कुछ ऐसा जुगाड़ बनाएं, ऐसा कॉम्बिनेशन करें जिससे कि डेविएशन और डिस्पर्जन दोनों चला जाए, दोनों ही हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म से गायब हो जाए। क्योंकि अगर प्रिज्म लिया तो डेविएशन भी होगा, डिस्पर्जन भी होगा। अब ये दोनों गायब कैसे होगा, तो कहते हैं भाई दोनों कभी भी गायब नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप अकेले प्रिज्म ले लें तो डेविएशन भी रहेगा, डिस्पर्जन भी रहेगा। अगर कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि डेविएशन चला जाए लेकिन डिस्पर्जन तभी भी रहेगा, या कॉम्बिनेशन में ऐसा हो सकता है कि डिस्पर्जन रह जाए, डेविएशन गायब हो जाए। तो मिला जुला के कहने की बात यह है कि आप चाहे सिंगल प्रिज्म लें, तो सिंगल प्रिज्म लेंगे तो उसमें डेविएशन डिस्पर्जन दोनों रहेगा, आप इसको खत्म कर ही नहीं सकते। एक प्रिज्म लिया तो डेविएशन भी होगा, डिस्पर्जन भी होगा। तो सिंगल प्रिज्म में डेविएशन और डिस्पर्जन दोनों होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर सिंगल प्रिज्म। सिंगल प्रिज्म में क्या होता है बेटा, डिस्पर्जन भी होगा और क्या होगा, साथ साथ डेविएशन भी होगा। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और कॉम्बिनेशन में कितने प्रिज्म का, दो प्रिज्म के लिए, तो लिखा फॉर टू प्रिज्म, टू प्रिज्म। अगर हमको ये चाहिए कि भाई डिस्पर्जन चला जाए, डिस्पर्जन भी चला जाए, डेविएशन चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, एक को रहना पड़ता है। तो अगर आपने डिस्पर्जन एंड डेविएशन में अगर मान लो आपने क्या करा कि डिस्पर्जन चला जाए मतलब ये ना दिखे, तो ऐसा नहीं कि डेविएशन चला जाएगा, ये रहेगा। या आपने अगर कहा कि नहीं डेविएशन चला जाए तो डिस्पर्जन रहेगा। आप ये बेटा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि दो प्रिज्म के लिए आप दोनों को गायब नहीं कर सकते, एक को गायब करेंगे दूसरा रहेगा। समझ पा रहे बेटा? यस सर। पर ऐसा नहीं। अच्छा कॉम्बिनेशन में आप देखिएगा मैंने 4 प्रिज्म नहीं लिया, 3 प्रिज्म नहीं लिया, केवल 2 प्रिज्म। अब मुद्दा ये है कि डिस्पर्जन एक सिंगल प्रिज्म के लिए रहेगा, डेविएशन भी साथ साथ रहेगा। दो प्रिज्म के लिए डिस्पर्जन अगर हटाते तो डेविएशन रह जाएगा, और अगर डेविएशन हटाते तो डिस्पर्जन रह जाएगा। पर ऐसा नहीं कि किसी भी दो प्रिज्म को आपने ले लिया तो ऐसा काम हो जाएगा, नहीं। अगर आपने एक प्रिज्म कंफर्म कर दिया है तो जो दूसरा वाला प्रिज्म होगा, एक कंफर्म कर लिया कि भाई मुझको ये प्रिज्म लेना है, तो अगर आपको डिस्पर्जन हटा के केवल डेविएशन रखना है तो आपको जो दूसरा प्रिज्म लेना पड़ेगा वो स्पेसिफिक तरीके का लेना पड़ेगा। स्पेसिफिक तरीके का मतलब ये हुआ कि उस प्रिज्म का, जो दूसरा वाला प्रिज्म है, उस प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको स्पेसिफाइड लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मैं यहीं पे दो कंडीशन बनाऊंगा, जिसमें क्या करूंगा, एक बार डिस्पर्जन हटा के डेविएशन रखूंगा, एक बार डेविएशन हटा के डिस्पर्जन रखूंगा। पर ध्यान दीजिएगा उसमें आपको दो बातें पढ़नी पड़ेंगी। पहला, जैसे मान लो आपने डिस्पर्जन हटाया तो डिस्पर्जन तो जीरो ही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगा दूसरे प्रिज्म के एंगल ऑफ प्रिज्म का, ये हमको याद रखना पड़ेगा। और दूसरा, चूंकि हमने डेविएशन डिस्पर्जन हटा के डेविएशन रखा है तो दोनों मिला के कितना डेविएशन करेंगे हमको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ कैसे हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो बेटा हमको दो प्रिज्म लेना पड़ेगा। तो दो प्रिज्म कुछ ऐसे लेंगे, मान लो एक प्रिज्म हमने ऐसे ले लिया, ये पहला प्रिज्म है, तो दूसरा जो प्रिज्म होगा वो ऐसे नहीं लेंगे, इसको हम पलट के लेंगे कुछ ऐसे, इस तरीके से। आप ये बेटा समझ पा रहे हैं कि मैंने दोनों प्रिज्म कैसे लिया है? यस सर। तो अगर आप समझें तो मैंने यहाँ पे दो प्रिज्म लिया है, जिसमें आप अगर देखें पैरामीटर्स, देखो ये वाला हुआ, ये वाला पहले प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म, तो दूसरे का ये हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो दोनों एंगल हैं, आपने सपोज दैट ए को कंफर्म कर लिया कि ए हमारा 6 डिग्री का होना है, तो ऐसा नहीं कि ए डैश आप कुछ भी ले लो आपका डिस्पर्जन या डेविएशन में से एक चला जाएगा, ऐसा नहीं। इसके लिए कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हमको देखना होगा।
अच्छा, उस कंडीशन को देखें इससे पहले बेटा जरा ये देख लें। मान लो मैंने एक लाइट ली, व्हाइट लाइट ऐसे, ठीक है। अब होगा क्या, मैं डेविएशन की बात कर रहा हूँ, ये व्हाइट लाइट है, अगर ये डेविएट ना होती तो ऐसे चली जाती, पर क्या होगा, याद है ना कि बेस की तरफ लाइट झुक जाती है, तो मैंने देखो ये बेस की तरफ झुका दिया, तो ये पहला डेविएशन होगा, ये पहले वाले प्रिज्म ने करा होगा। फिर दूसरा जो होगा, अब देखो अगर ये दूसरा ना रहता तो ऐसे चला जाता, लेकिन दूसरा वाला उसके बेस की तरफ घूमेगा, तो आप देखो बेटा डेविएशन कैसे होगा, पहला डेविएशन इधर होगा तो दूसरा डेविएशन इधर होगा, तो जो नेट डेविएशन होगा, जैसे मान लो ये पहला डेविएशन डेल्टा 1, दूसरा डेविएशन डेल्टा 2, तो डेल्टा जो नेट होगा वो कैसे बताएंगे भाई, वो बताएंगे डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। अब देखिए ना, डेल्टा 1 डेल्टा 2 का डायरेक्शन अलग अलग है ना, जैसे डेल्टा 1 क्लॉकवाइज है तो डेल्टा 2 एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो डेल्टा नेट ऐसे निकलेगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स, जैसे पहले वाले के लिए डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है तो दूसरे वाले प्रिज्म के लिए डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश है। तो जहाँ पे मैं डैश लगाऊं, जैसे मान लो रेड कलर का मैं यहाँ पे पहले वाले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लूंगा तो म्यू रेड लूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ के लिए लूंगा तो म्यू रेड डैश ले लूंगा। ऐसे पहले के लिए वॉलेट के लिए म्यू वी लूंगा, तो यहाँ पे वॉलेट के लिए म्यू वी डैश लूंगा। तो अब डैश से समझ जाइए कि दूसरे प्रिज्म के लिए है। म्यू येलो लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू येलो डैश। आप समझ पा रहे हैं बेटा? यस सर। हाँ, और देख सर हाँ, तो अब देखो बेटा मैं वो कंडीशंस की बात कर लेता हूँ कि क्या है कंडीशन। मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, डेरिवेशन की जरूरत भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि दो कंडीशन बनाता हूँ। केस पहला केस होगा कि हम उसमें देखेंगे कि भाई मान लेते हैं कि हमको डिस्पर्जन हटाना है, तो हम क्या देखेंगे पहले केस में, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो बेटा हमको यहाँ पे किसको हटाना है, डेविएशन को हटाना है या डिस्पर्जन को? डिस्पर्जन को। डेविएशन रह गया, सही बेटा। तो इसमें हमको क्या दिखेगा कि कंडीशन क्या होगा। तो बेटा हम सीधे कंडीशन पे आ जाते हैं। हमको कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए हमको ए को और ए डैश को रिलेट करना होगा। तो ये फॉर्मूला जो मैं बनाऊंगा इसको आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। बेटा ये रिलेशन आप समझ पा रहे हैं क्या है? अगर आपको ये, बेटा सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो बेटा देखो यहाँ पे कि ये जो हमने कहा कि भाई हम डिस्पर्जन या डेविएशन में से एक को रखेंगे, एक ही को हटा सकते हैं। तो मैंने इस सेटिंग में किसको हटाया, मैंने लिखा विदाउट डिस्पर्जन। डिस्पर्जन नहीं होना है, क्या होना है, डेविएशन होना है। तो जो डेविएशन होगा इसके लिए ऐसा नहीं कि कोई भी दो प्रिज्म ले ले हमारा काम चल जाएगा, नहीं। पहला प्रिज्म अगर ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है तो दूसरा वाला जो प्रिज्म होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी एंगल ऑफ प्रिज्म दैट विल बी ए डैश, और ए डैश को ए से हम इस फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इनटू ए। अगर हमारा ए दिया हो, म्यू तो सबका दिया होगा, तो हम ए डैश बता सकते हैं कि भाई जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने एक प्रिज्म जो पहले लिया वो 6 डिग्री का लिया, तो अगला वाला किसी भी एंगल का लेने काम नहीं चलेगा, वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लो सेटिस्फाई करने के बाद मान चला कि जो ए डैश आया वो आया 10 डिग्री का, तो हम अब 6 डिग्री के साथ 10 डिग्री को जब कंबाइन करेंगे तभी डिस्पर्जन हटेगा, लेकिन डेविएशन रह जाएगा, ठीक है। अब ये एक कंडीशन की तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे। तो ये जो हमारा बॉक्स मैंने बनाया है ये क्या है, कंडीशन। किस चीज का कंडीशन है भाई, कंडीशन इस बात का है कि आपको डिस्पर्जन हटाना है, डेविएशन रखना है, तो जो दूसरा वाला प्रिज्म है उसको कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ले, सही है। तो ये हो गया कंडीशन, तो इसको कंडीशन के तरीके से याद रखेंगे। अब बात करेंगे, अभी डेविएशन तो है ना, लेकिन अब तो दो प्रिज्म आ गए, तो टोटल डेविएशन कितना होगा ये हमको मालूम होना चाहिए। तो हमने लिखा टोटल डेविएशन। टोटल डेविएशन को अगर हमने डेल्टा से लिखा तो ये हो जाएगा
डेल्टा वन से समझ में आया ना बेटा? हम पहले प्रिज्म का डेल्टा ले लिए, डेल्टा वन पहले प्रिज्म का डेल्टा है यानी डेविएशन है, तो डेल्टा वन टाइम्स ऑफ 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। समझ में आया बेटा? भाई ये सुनाई आ रहा है आप लोगों को कि नहीं यस सर। बेटा? सबको सबको समझ में आ रहा है नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ? पहला वाला जो ब्लू ब्लू से लिखा है वो तो कंडीशन है। किस चीज का कंडीशन? कि दो टोटल डेविएशन दोबारा बता। ये मैंने इसमें कुछ बताया नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जब मैंने कहा कि दो प्रिज्म लूंगा और डिस्पर्जन हटाना है, तो दो प्रिज्म में एक प्रिज्म का तो ए हमको मालूम होगा, दूसरा प्रिज्म कौन सा लें तो उसका ए डैश हमको इस कंडीशन से मालूम चल जाएगा जो ऊपर वाला बॉक्स बना है। अब चूंकि डेविएशन तो आपने रखा है ना, डेविएशन रखा है, डिस्पर्जन गायब किया है, तो डेविएशन कितना होगा वो नीचे बताया। टोटल डेविएशन क्या होगा? डेल्टा, वो कितना होगा? डेल्टा वन टाइम्स ऑफ 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। जहां पे डेल्टा वन क्या होगा भाई? जैसे हमने पहले बताया था कि ये वन जब लग जाएगा इसका मतलब पहले प्रिज्म की कहानी। तो पहले प्रिज्म के लिए जो डेल्टा वन होगा ये होगा डेविएशन, तो डेविएशन बाय फर्स्ट प्रिज्म, ठीक है। अच्छा ओमेगा ओमेगा डैश की बात करें तो हमको मालूम ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट प्रिज्म, और ओमेगा डैश क्या होगा? डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकेंड प्रिज्म। बताओ सही है? ठीक है भाई? हाँ। तो सही बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे केस हमने 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा नहीं है, लिख लेते हैं केस 1। अब हम देखेंगे केस 2। केस 2 में फिर से एक कंडीशन और एक टोटल अब की बार डिस्पर्जन देखिएगा। तो अब केस 2 लिखते हैं। केस 2 इसमें क्या होगा? डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। याद है बेटा? अभी आपने क्या हटाया था पहले वाले केस में? आपने डिस्पर्जन को हटाया था। अब आप किसको हटाएंगे? डेविएशन को। तो कुछ कंडीशन होना चाहिए, है ना? तो कंडीशन देखो क्या होगा? कंडीशन होगा ए डैश के ऊपर, ये होगा म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए। ये होगा बेटा कंडीशन। ये कंडीशन मतलब अगर दूसरा प्रिज्म आपको लेना है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा वो इस वाले रिलेशन से रिलेट हो जाएगा, यानी ए डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए। ठीक है? अच्छा अब हमको यहाँ पे बेटा डेविएशन तो हटाया पर डिस्पर्जन तो है, तो डिस्पर्जन तो अब दो प्रिज्म के कारण मिला के होगा। तो हम यहाँ बात करते हैं टोटल डिस्पर्जन की। इसकी बात करेंगे टोटल डिस्पर्जन की। तो लिखते हैं टोटल डिस्पर्जन। टोटल डिस्पर्जन को मैं थीटा से अगर लिखूं तो ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। अब इसमें देखो जरा कौन कौन क्या क्या है। ये समझ बेटा? डेल्टा टाइम्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ओमेगा ओमेगा डैश तो आपको मालूम है, थीटा भी हो गया। टोटल डिस्पर्जन मालूम क्या नहीं है? डेल्टा। डेल्टा बेटा ये जो है ये पहला जो प्रिज्म है, जो पहला प्रिज्म है उसके लिए येलो कलर यानी मेन कलर का डेविएशन। तो लिखा हमने डेविएशन ऑफ मीन कलर। मीन कलर मतलब येलो कलर ना। डेविएशन ऑफ मीन कलर फॉर फर्स्ट प्रिज्म। सही है? क्लियर बेटा? यस सर। हाँ तो बेटा ये हमको जो है कोई और प्रकट हुआ लग रहा है, तो ये हमको जो है याद रखना है। और जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमको कंडीशन की जरूरत पड़ सकती है, यानी कंडीशन हमसे पूछा जा सकता है, या हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ उस कंडीशन में अगर डिस्पर्जन हट रहा है तो नेट डेविएशन कितना है, या अगर नेट डेविएशन पूछा जाएगा तो ये लिखा है टोटल डेविएशन डेल्टा 1 टाइम्स 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, है ना। और ऐसे ही सारी बातें पूछी जा सकती है। तो अब इसके ऊपर अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं।
कंडीशन आपको मालूम है। जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन का देता हूँ, जरा आपको क्वेश्चन देख लें, मतलब इसी से रिलेटेड कि कैसा क्वेश्चन आता है। तो बेटा ये क्वेश्चन सबको दिखने लगा? यस सर। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है टू थिन प्रिज्म आर कंबाइंड। बेटा फैजन आपका माइक हमेशा ऑन रहता है, ऑफ क्यों नहीं करते? टू थिन प्रिज्म आर कंबाइंड टू फॉर्म ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। बेटा एक कॉम्बिनेशन बनाया गया। अब ये देखेंगे, हमको आगे से मान चल जाएगा एक्रोमेटिक मतलब वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो लिखा है टू थिन प्रिज्म आर कंबाइंड टू फॉर्म एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन फॉर प्रिज्म फर्स्ट। ए हमको दिया म्यू आर म्यू वी और म्यू येलो आपको दे दिया। फॉर प्रिज्म सेकेंड म्यू आर डैश म्यू वाई डैश एंड म्यू आर डैश आपको दे दिया गया, सब पैरामीटर्स दे दिए गए। फाइंड द प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म 2 एंड नेट मीन डेविएशन। तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? विदाउट डिस्पर्जन। हाँ बेटा, विदाउट डिस्पर्जन। ये सर विदाउट नहीं वो तो ठीक है। ये लोग बार बार बीच में एंट्री करते हैं, पहले क्यों नहीं एंट्री करते मैं नहीं समझ पाता। एक ही बार कर लेते, जैसे कि पढ़ते समय ध्यान कहीं वहीं रहे। हाँ तो बेटा एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन जो होता है इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ये एक ही बार में बेटा अगर कनेक्ट हो जाए तो फिर ये इतना डिस्टरबेंस ना हो, बीच बीच में आते। हम तो एक ही बार में हो जाती है। मैंने नाम थोड़ी लिया आपका। तो हम तो एक ही बार में हो जाते हैं। अच्छा, जो जिनको जिनको मालूम होता है कि उन्होंने क्या क्या किया है वो अपने आप कैच कर लेते हैं चीजों को, नहीं मालूम चल जाता है कि अच्छा मेरे लिए कह रहे हैं। नहीं, जो आते हैं मैं सबके लिए कह रहा हूँ। आप भी लेट आएंगे तो आपके लिए भी। आप आज लेट आए ना, कल लेट नहीं आएंगे। आज तो क्लास स्टार्ट हो गई थी, बहुत देर बाद आप आए। देवेंद्र ने बताया कि हाँ भाई देखो वो वेटिंग में है और थोड़ा सा उनको आप जो है इन सर कर मुझे लो। ध्यान ही नहीं था आज क्लास होगी, मैं हमें छुट्टी है आज भी। अच्छा चलो बेटा, तो देखो इसमें आपको हिंट किया गया है। मुझे तो रोज ही ना छुट्टी लगाई। आप बेटा ये लास्ट वाला देखो तो उसमें बोला है कि आपको क्या बताना है। फाइंड द प्रिज्म एंगल ऑफ द सेकेंड प्रिज्म एंड नेट मीन डेविएशन। भाई इसका मतलब ये हुआ कि डेविएशन होना है, यानी इसका मतलब क्या गायब हुआ होगा? डिस्पर्जन। तो बेटा आप ये जो टर्म है ना, इनको आप अगर लॉजिकली सोचे तो भी बता सकते हैं। ये एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ कि जहां पे डिस्पर्जन हो या ना हो। कैसा कॉम्बिनेशन बोला गया? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कोई भी डिस्पर्जन ना हो, नो डिस्पर्जन, ओनली डेविएशन। तो बेटा उस केस में याद है कि हम कंडीशन क्या याद करे थे? ए डैश इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए। बताओ सही बेटा? अब एक एक करके जो पैरामीटर्स, हाँ एक एक करके जो पैरामीटर्स दिए हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो म्यू वी अगर आप देखें तो 1.42 करके दिया हुआ है ना, और म्यू रेड दिया हुआ है 1.35। ये मैंने ऊपर के क्वेश्चन में देखा। वो म्यू आर इक्वल टू म्यू वाई इक्वल टू म्यू वी इक्वल टू दिया हुआ है, मैंने सीधे कॉपी कर लिया। अब अच्छा यहाँ पे दो दे दिया गया। अच्छा देखिए बेटा यहाँ पे यहाँ पे एक मिसप्रिंट है। क्या देखिए, म्यू आर डैश ये दिया है और फिर से म्यू आर डैश ये दिया है। अब बताओ कौन सा म्यू आर डैश सही होगा? 1.7 वाला म्यू आर डैश सही होगा या पहला वाला सही होगा? क्यों? क्योंकि बेटा हमने देखा है लैम्डा रेट का ज्यादा होता तो म्यू तो कम होगा ना। हाँ म्यू कम होगा, तो म्यू कम है इसका मतलब ऊपर वाला रेड के लिए है, नीचे वाला किसके लिए है? वॉलेट के लिए ना। म्यू भी डैश दिया है, ये मिसप्रिंट हो गया, तो उसको भी आप पकड़ सकते हैं। तो म्यू वॉलेट कितना हुआ बेटा? 1.9 ना, और म्यू रेड डैश कितना हुआ? 1.7। ए कितना दिया हुआ भाई? 4 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर बेटा मेरे पास चूंकि इसका सोल्यूशन पड़ा हुआ है, मतलब ये एग्जाम्पल है एक्चुअली, तो इसका आंसर आ जा रहा है 1.4।
वो तो आप आराम से निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। सही है ना। तो अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे बेटा आपको चूंकि डेटा दिया गया है तो आप डेटा से ही बता सकते हैं। आपको याद है कि जब हम टोटल डेविएशन की बात करते हैं, टोटल डेविएशन डेल्टा टोटल में कह लेता हूँ, तो मैंने बताया था कि मान लो अगर पहले से डेल्टा 1 हो, दूसरे से डेल्टा 2 हो, तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 करेंगे। याद है ना, क्योंकि एक का डेल्टा 1 क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। याद है ना। यस सर। हाँ, तो या तो ये उसी के अच्छा ये अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या हो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या हो गया, हम यहाँ पे येलो कलर के लिए निकाल सकते हैं ना, ये येलो कलर के लिए निकाल सकते हैं। जैसे हमारा मेन फॉर्मूला जो था, जैसे इसी को लेके हम वो फॉर्मूला डिराइव किए होते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या था भाई, डेल्टा 1 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डेल, ओमेगा डे। है ना। चाहे यहाँ से तो यहाँ से निकाल लें, जैसे भी आप चाहें। तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा भाई, येलो कलर का डेल्टा पहले के लिए, दूसरा होगा येलो कलर के लिए दूसरे के लिए। तो ऐसे लिख लेंगे म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए माइनस दूसरे वाले के लिए ए, ध्यान देना ए डैश हो जाएगा, तो म्यू वाई माइनस 1 ये डैश हो जाएगा इंटू ए डैश। बताओ बेटा समझ में आई है, बताओ बेटा ये सब। यस सर। हाँ, अब देखो कुछ लोग कहेंगे भाई ये क्यों कर दिया, फॉर्मूला लगाना है, तो लगा लो बेटा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला आप लगा लो। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो इस फॉर्मूले में डेल्टा 1 तो आपको मालूम होगा, डेल्टा 1 क्या होगा, म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए, सही है। और 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश जो आपको दिख रहा है, उसमें ओमेगा और ओमेगा डैश निकाल लेना दोनों के लिए। जैसे अगर मुझको ओमेगा निकालना हो तो क्या होगा, म्यू वॉलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो माइनस 1, ये हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा डैश की अगर बात करेंगे तो ये सब डैश के साथ हो जाएगा, म्यू येलो म्यू वॉलेट डैश माइनस म्यू रेड डैश अपॉन म्यू येलो डैश माइनस 1। समझा रहे बेटा ना। तो कुछ लोग क्या करेंगे, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 से निकाल लेंगे, जिनको अच्छा नहीं लगेगा, जिनको लगेगा कि नहीं हम फॉर्मूला के साथ जाए, तो फॉर्मूला भी हमने लिखा हुआ है, डेल्टा 1 हमने निकाल के यहाँ पे लिख दिया, वो आपको तो मालूम ही है। और उसके बाद ये वाला जो टर्म है उसमें ओमेगा और ओमेगा डैश जो है, इसकी वैल्यू आप लेफ्ट साइड से जो ये ओमेगा और ओमेगा डैश लिखा है मैंने, वहां से निकालेंगे, रख देंगे। जब रख देंगे बेटा तो आपका अल्टीमेटली आंसर आ रहा है 0.48 डिग्री, सही है। आप इसको मैच कर लेंगे, सही है। ये सबको यस सर। हाँ। यस सर। अच्छा एक बात थोड़ा सा क्लेरिफाई कर ले बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है, ध्यान से देखना जरा, जब मैंने अभी डिस्कशन कर रहा था तो मैंने लिखा था ना डेल्टा 1 क्या है, लिखा है डेविएशन बाय फर्स्ट प्रिज्म, लिखा है ना बेटा। तो अब देखो बेटा वहां पे अगर हम बात करें तो मैंने किसका डेविएशन कहा है, तो मैंने कहा है नेट डेविएशन। डेविएशन बाय फर्स्ट प्रिज्म की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ ना, जो पहला प्रिज्म है ये, अगर आप फिगर देखें जो मैंने इससे पहले जो 2 का बनाया था, इसमें आप देखें यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाया है, इसमें आप देखें तो मैंने डेल्टा 1 लिखा है, डेल्टा 2 लिखा है, आपको दिख रहा है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे है कि यहाँ डेल्टा 1 मैंने एक लाइन से दिखाया है कि 2 लाइन से, एक लाइन से दिखाया ना। एक लाइन का मतलब भाई जो मेन ये ग्रीन वाली लाइट है, ब्लू वाली लाइट है, ये वाली ऐसे जब ये डिस्पर्ज होगी तो 7 किलोमीटर टूटेगी ना भाई, ऐसे ऐसे करके 7 किलोमीटर टूटेगी। लेकिन मैंने 7 के बजाय कितने से एंगल दिखाया है, एक का एंगल दिखाया ना, ये वाला एक का एंगल दिखाया। इसका मतलब डेल्टा 1 7 के बजाय 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेल्टा 1 किसका होगा, येलो कलर का होगा। ऐसे सिंपल सा देखो, डेल्टा 2 अभी डेल्टा 2 तुमको एक ही दिख रहा है, बाकी तुमको एक नहीं 7 दिखना है, ऐसे ऐसे 7 दिखना है। मैंने एक से दिखाया, इसका मतलब डेल्टा 2 किस कलर के लिए है, येलो कलर के लिए है। तो जैसा मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया कि भाई आपको अगर लगने लगे कि आप डेविएशन बताना चाह रहे हैं, डेविएशन बताना चाह रहे हैं तो 7 डेविएशन बताना पड़ेगा, लेकिन अगर 7 के जगह पे आपको एक दिखाना है तो कौन सा होना चाहिए, मीन डेविएशन। तो डेविएशन बाय जो ये मैंने लिखा है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन का पहला कॉन्सेप्ट, उसमें लिखा है ना डेविएशन बाय फर्स्ट प्रिज्म। तो आप कहेंगे भाई डेविएशन तो 7 हो सकते, कौन सा लिखूं, तो कौन सा हमको लिखना चाहिए बेटा, येलो वाला। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। यस Yes, सर। sir. हाँ, तो अब देखो कुछ लोग पूछेंगे कि भाई अभी आप जब लिखने गए तो डेल्टा 1 में आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, ये कैसे लिख लिया। तो भाई ये जो मैंने लास्ट में लिखा है, लास्ट में जो क्वेश्चन, सॉरी आई थिंक क्वेश्चन इसी पेज पे था, ये जो लास्ट में हमने क्वेश्चन करा है, तो मैंने तो कहा कि भाई या तो आप ये डेविएशन लिख लो, दोनों का सबका म्यू वगैरह सबका मालूम है, तो आप चाहो तो या तो ये डेविएशन लिख लो। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो इस फॉर्मूले में भाई डेल्टा 1 तो दिखेगा ना, तो डेल्टा 1 के लिए देखिए मैंने ये लगाया,
क्योंकि मुझको मालूम नहीं चल पाया कि भाई डेल्टा वन पहले का तो ये तो कंफर्म है, पर किस वाले कलर का है तो हमको नहीं मालूम है, 7 कलर का लिखना पड़ेगा, तो वहां पे हम मीन का लगा देते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि मैंने ऐसा मीन क्यों लगाया यहाँ पे बेटा? समझ में आया? ये लाइन, ये वाला समझ में आया? ये सर। तो यहाँ बेटा दो तरीके हैं, आप जिस तरीके से भी जाना चाहो, चाहे ये वाला फॉर्मूला और चाहे आपको फॉर्मूला याद है तो ये वाला फॉर्मूला, दोनों से जा सकते हो। मैंने सबकी वैल्यू लिख दी, सबका म्यू दिया हुआ है, लगाओ आंसर आ जाएगा। बस ध्यान देना पहले प्रिज्म के लिए जब भी चीजें लिखते हैं तो ए लिखते हैं, दूसरा वाला प्रिज्म हमारा ए डैश के साथ है तो ए डैश आप उसका ध्यान से लिखेंगे। तो इस टाइप से बेटा क्वेश्चन आता है। हालांकि बहुत ही ज्यादा अभी वाला ये जो क्वेश्चन जो हमने करा है ये बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ बाकी और सब चीजें जैसे प्रिज्म को आप जान गए तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन वो सब करना तो वो सब रहता है। ठीक है, बताइए बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। चलो बेटा एक आध क्वेश्चन और मैं आपको करा लेता हूँ प्रिज्म का। अभी हमारे पास बेटा कितना टाइम बचा होगा, कुछ कोई देख पा रहा है? 5 मिनट सर। 5 मिनट का? सर बहुत है अभी बहुत है। कहाँ से 5 मिनट दिखते हैं? 21 मिनट है सर। 21 मिनट सर 20 मिनट लगभग होगा। हाँ मान लो ऐसे 20 मिनट है, तो ये जरा क्वेश्चन देखना। तो मतलब इसका जो ये डिस्पर्जन डेविएशन है ये बस आप याद करो। अभी इसी को मैं डिराइव करता तो बहुत ज्यादा डिराइव करना पड़ता फालतू में, कोई एक रत्ती का फायदा नहीं होता, ना ही उससे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती ना ही कुछ, तो फायदा ही क्या है। ये क्वेश्चन जरा देखना बेटा आपको। सबको दिख रहा है बेटा? यस सर। चलो तो क्वेश्चन लिखा है ए हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म हुज एपेक्स एंगल इज 4 डिग्री। एपेक्स एंगल जो बोला है एक्चुअली ट्रायंगल का वो जो वर्टेक्स होता है ना उसको एपेक्स बोल देते हैं, तो इसलिए एंगल ऑफ प्रिज्म को उसने एपेक्स बोल दिया। तो ऐसा ना सोचे कि एपेक्स या ऐसे नए नए नाम होते हैं, ऐसा नाम नहीं होता, इसने एपेक्स बोल दिया। तो एपेक्स मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एंड देन अच्छा कुछ लोग कहेंगे एपेक्स एंगल, मैंने एग्जाम में गया और एपेक्स एंगल पूछ दिया या कह दिया और मुझको मालूम ही नहीं है। तो बेटा मैं आपको बताऊं, पहले तो 99.99% केस में उल्टा पुल्टा नाम नहीं देंगे, वहां पे वो सही सही नाम देंगे। उनको ये लिखने में ज्यादा आसानी है कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज 4 डिग्री, तो इसने यहाँ पे बोल दिया, तो यहाँ के लिए बस है। बाकी जो मेन एग्जाम होता है वहां पे ये सब तामझाम नहीं होता। फिर भी अगर 0.01% आ भी गया तो आप देखिए ये एंगल ऑफ प्रिज्म की तरफ 4 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ऑफ जब प्रिज्म को दिया जाता है तो एंगल केवल एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, इसके अलावा कोई और जो है स्पेसिफिकेशन प्रिज्म के लिए नहीं होता। तो कॉमन सेंस से वहां पे निकाल लेते हैं कि भाई एंगल ऑफ प्रिज्म ही दिया है। तो बेटा मेरी बात समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कॉमन सेंस आपको हमेशा एक्टिव रखना है ना? सही है? यस सर। हाँ, लिखा है 4 डिग्री एंड देन स्ट्राइक्स ए वर्टिकल मिरर M as shown in the figure. For the ray to become horizontal after reflection, find the angle by which the mirror must be rotated. बेटा यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया। याद है बेटा हमने एक कंडीशन पढ़ा था प्लेन मिरर में कि अगर हम मिरर को घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे कैसे घूमता है, याद है? याद है बेटा प्लेन मिरर में हम जब इंसिडेंट लाइट को रोक के मिरर को घुमाते हैं तो कैसे घूमता है हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे, याद है किसी को? डबल घूमता है सर। हाँ, रिफ्लेक्टेड लाइट डबल घूमता है, और सेम डायरेक्शन में उल्टे डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में घूमता है भाई। हाँ, ये हमने क्या ऐसे पढ़ा था, मान लो ये मिरर है, ये है इंसिडेंट लाइट रे और ये है रिफ्लेक्टेड। अब मिरर को मैंने अगर थीटा से घुमाया तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा सेम डायरेक्शन में 2 थीटा से घूम जाता है, ठीक है। अब देखो मुझको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझको यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस डेल्टा दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, दिख रहा है भाई? डेल्टा क्या है? प्रिज्म से बाहर निकला हुआ लाइट रे बेस की तरफ घूम गया, यानी डेविएशन है। बताओ एग्री हो बेटा आप लोग? यस सर। लिखा है हाँ। अच्छा बेटा इसमें म्यू आपको यहाँ पे दिया है नहीं दिया है? आई थिंक नहीं दिया है ना, नहीं दिया है बेटा। म्यू यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आप म्यू लिख लो, इसका म्यू होगा 1.5 मतलब 3/2। ग्लास है ना, ये जो प्रिज्म है ये किसका है? ग्लास का है।
तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 3/2। ये मतलब क्वेश्चन में दिया होगा, इसका टेंशन ना लें कि मैं यहाँ नहीं दिया मैं क्या करूँ। तो बेटा यहाँ पे अगर हम डेविएशन की बात करें तो डेविएशन कितना हो जाएगा बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू ए के फॉर्मूले से हो जाएगा, बताओ सही है। तो म्यू हो जाएगा 3/2 माइनस ए इंटू 4 डिग्री, बताओ सही है बेटा। हाँ 1/2 इंटू 4 डिग्री यानी 2 डिग्री। बताओ बेटा डेविएशन सबको समझ में आएगा 2 डिग्री हुआ। Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डेल्टा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, डेल्टा। अब सोचो बेटा ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये वाली लाइट ही तो है रिफ्लेक्टेड, ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब बोला है कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो सोचो बेटा रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल होने के लिए ऐसे होना पड़ेगा, ऐसे, बताओ सही है, बताओ सही है। यस सर। अच्छा उसके लिए जो ये लाइट रे है इसको क्या नहीं लगता कि डेल्टा डिग्री घूमना पड़ेगा। भाई ये वाला लाइट अगर ऐसे घूम के डेल्टा डिग्री पे हो जाए तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे को कितना घूमना है, डेल्टा, डेल्टा मतलब 2 डिग्री, तो उसका आधा किसको घूमना होगा, मिरर को, कितने से, डेल्टा/2 डिग्री से। तो क्या समझ में आया कि मिरर कितना घूमेगा, यस सर। डेल्टा एंगल टर्न बाय मिरर इज इक्वल टू डेल्टा/2, यानी कितना डिग्री भाई, 1 डिग्री। बताओ सबको समझ में आ गया क्या। Yes, sir. बहुत सही। तो ये हुआ बेटा हमारा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे मिलते रहेंगे, जैसे एक ये क्वेश्चन हो गया, एक है ये है ये क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन देखा है बेटा सबको, ये क्वेश्चन आ रहा है बेटा। Yes, sir. अब थोड़ा सा बड़ा कर दो। ये अभी एंट्री हो रही है वो लास्ट में एमजे सिंह की। हाँ भाई इतनी लेट क्यों आते हैं बच्चे, टाइम पे क्यों नहीं आते हैं सर। पता नहीं बच्चे ही हैं, क्या कहा जाए। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोगों को सबको दिख ही रहा होगा, लिखा है लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू वन फेस ए बी, जैसा दिख रहा है आपको, ए बी आपको दिख ही रहा होगा क्वेश्चन में, as shown in the figure 1.180 liquid of refractive index mu is placed on the surface AC। ऊपर आपको लिक्विड दिख रहा होगा, ठीक है। the prism is made of glass of refractive index of 3/2। find the limits of mu for which total internal reflection take place on the face AC। ठीक है। लिखा है फाइंड द लिमिट ऑफ म्यू फॉर, लिखा है लिक्विड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, सॉरी इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है बेटा, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है, और लाइट नॉर्मल आ रही है ए बी फेस के, एंगल सब आपको दिख ही रहा है। तो कहते हैं कि बताओ इसका लिमिट क्या हो सकता है, फाइंड द लिमिट ऑफ म्यू फॉर विच टोटल इंटरनल टेक प्लेस एट द फेस AC। अच्छा ये देखिए बेटा कि अगर यहाँ फेस AC पे TIR होना है ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है ना बेटा, TIR होना है इस पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होना है, ये वाला एंगल को अगर मैं बोल दूं सपोज दैट थीटा, तो इस थीटा को कलर चेंज कर लेता हूँ, इस थीटा को क्या लगता है, थीटा क्रिटिकल से बड़ा या बराबर होना चाहिए, बताओ बेटा। यस सर। अच्छा सही है। अच्छा बेटा हाँ, अच्छा ये बताओ बेटा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, जैसे अगर मैं स्नेल्स लगाऊं फेस ए बी पे, तो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, I0 दिख रहा है, I0 कहाँ पे, फेस ए बी पे I0 दिख रहा है बेटा। तो स्नेल्स लॉ, हाँ स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो ऐसा होगा sin 0 इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ साइन R, यही तो होगा। तो साइन 0 से एक बार जब 0 हो जाएगा तो साइन R क्या हो जाएगा, 0, R क्या हो जाएगा, 0, यानी जितने एंगल पे आओगे उतने ही एंगल पे चले जाओगे,
ये कुछ वैसी कहानी हुई जैसे हमारे लिए होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस रिफ्लेक्शन में, कि जैसे तुम आते हो वैसे तुम निकल जाते हो। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि अगर तुमने सरफेस पे 90 डिग्री पे इंसिडेंट करा तो अनडेविएटेड सीधे निकल जाओगे दूसरी तरफ। तो मिला जुला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री। बताओ बेटा किसी को इसमें कोई दिक्कत? R0 होना मतलब ये 90 हो जाना, कोई दिक्कत? सर हाँ हाँ बोलो बेटा। सर ये आई जीरो के लिए भाई फेस को देखो ना, हाँ फेस देखो ना, ये ए बी है, ऐसे करके कुछ फिगर बना है। जहाँ पे मुझको लगता है समझ में दिक्कत आएगी वहां पे जल्दी समझ लेते हो आप लोग, और जहाँ पे नहीं वहां पे लगता है आसान है, वहां पे आप लोगों को दिक्कत आती है। देखो ये है बेटा फेस ए बी, दिख रहा है ना? फेस ए बी पे अगर मैं नॉर्मल देखूं तो ये लाइट नॉर्मल है, और नॉर्मल अगर मैं डालूं तो वो भी ऐसा ही होगा। तो बेटा एन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और लाइट ऑफ इंसिडेंट के बीच का एंगल। तो बताओ क्या वो आई इक्वल टू 0 नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, इस पे जब स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो बेटा बगल में स्नेल्स लॉ लगा दिया है, तो r इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना? तो r इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ना ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो जाएगा r, और वो कितना हो जाएगा 0। सही है? यस सर। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि फेस पे तुम 90 डिग्री पे इंसिडेंट करी तो रिफ्लेक्ट कितने पे होगी? फेस से 90 डिग्री पे। इसका मतलब जैसे आई थी वैसे ही चली गई, ये तो हुआ। यस सर। वही मैंने बस कहा। ये सबको समझ में आ रहा है बेटा ना मैं क्या कहा यहाँ पे? यस हाँ, सर। तो मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है अगर वो 0 हो, यानी फेस पे तुम 90 डिग्री पे हो, तो तुम एकदम अनडेविएटेड निकल जाओगे। और अगर इसको रिफ्रैक्शन से कंपेयर करो तो रिफ्रैक्शन में ऐसा कब होता था? जब ग्रेजिंग इंसिडेंस होता था, टेंजेंशियल इंसिडेंस आते थे और उसी रास्ते को कंटिन्यू कर लेते थे, कोई डेविएशन नहीं होता था। जबकि 90 डिग्री पे आते थे तो लौट के उसी रास्ते पे एकदम उल्टे चले जाते थे। याद है? यस सर। अब देखो बेटा, अब मैं एंगल निकाल रहा हूं, जरा एंगल पे ध्यान देना। जैसे ये वाला एंगल 90 है, तो छोटा वाला जो ट्रायंगल ऊपर दिख रहा है ये 90, ये 60, तो ये कितना हुआ बेटा 30। मतलब दिख रहा है सबको ये 30? यस सर। तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। थीटा 60 समझ में आया भाई? देखो ये टोटल एंगल 90 है, ये टोटल एंगल 90 है, इतना एंगल 30 हुआ ऊपर वाले ट्रायंगल से, ऊपर वाले ट्रायंगल से इतना 30 हुआ। ये ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 90, ये 60, तो ये बचा 30। अब ये टोटल 90 है तो ये कितना बचा? 60। बताओ बेटा सबने पकड़ लिया? यस सर। यस सर। हाँ बताते रहो बेटा। ये एंगल अगर नहीं देख पा रहे तो मैं फिर से बता दूं। देखो मैंने क्या कहा कि अभी जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर वाला मतलब कौन सा ट्रायंगल? ये वाला। ये ट्रायंगल सबको दिख रहा है, ये वाला। इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल है 90, अभी अभी हमने बताया, ये है 60, ये वाला कितना हो बेटा 30। बताओ सही है? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लिक्विड वाला जो इंटरफेस है उस पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, तो भाई ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। बताओ सही है? सही है ना? तो 60 डिग्री हुआ। तो हमको थीटा क्या मिल गया? इसी को मैं थीटा कहा था, याद है? याद है ना भाई? इसी को थीटा कहता है TIR बताने के लिए। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ साइन लगा देता हूँ। तो जब साइन लगा दूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा सी। अब से साइन क्यों लगाया हूँ? क्योंकि साइन थीटा सी का फॉर्मूला हमको मालूम होता है भाई, म्यू रेयर अपॉन म्यू टेंशन। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो गया भाई? 60 डिग्री, तो साइन 60 हो गया, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। बेटा यहाँ पे रेयर मीडियम कौन है, लिक्विड या प्रिज्म? बताए बेटा। हमारा लाइट ऐसे जा रहा है, लाइट हमारा प्रिज्म से बाहर ऐसे जा रहा है और TIR हो रहा है। तो TIR के लिए जरूरी कहानी क्या है कि डेंसर से रेयरर जाओ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड कैसा मीडियम हुआ? रेयरर। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। और डेंसर कौन हुआ? हमारा प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 3/2। बताओ बेटा ये कहानी समझ में आ गई? सही है?
तो साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये 2μ/3। तो म्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। म्यू को हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3√3/4 और ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू म्यू। तो ये लाइन समझ में आई बेटा? ये मैंने ये ऊपर से नीचे सोल्यूशन पे जंप मारा है। बताओ भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई sir. हुआ, 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ और हमारा म्यू लेस है तो मैंने म्यू की तरफ लेस रखा। तो मिला जुला के क्या हुआ कि भाई फेस एसी पे तभी टीआईआर हो पाएगा जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3√3/4 से छोटा हो या उसके बराबर हो। इससे बड़ा हुआ तो टीआईआर नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ बेटा, सर के बाद आपकी आवाज कट जा रही बोल रहा हूँ है। हाँ हाँ नहीं, एसी लाइन एसी लाइन अभी आंसर ही आ रहा है क्या करो बेटा? स्नेल लॉ सर, स्नेल लॉ लगा लो एसी पे। हाँ बेटा एसी पे सर। ना, एसी पे लगाओ। स्नेल्स लॉ लगा के ही तो हमने टीआईआर का कंडीशन निकाला है भाई। स्नेल्स लॉ लगा के तो हमने टीआई। सर अगर बेटा देवेंद्र आपकी ना आवाज जो है ना म्यूआर अपॉन म्यू वाला नहीं लगाए तो नहीं, वो है क्या जो तुम साइन थीटा से बेटा निकालोगे ना, साइन थीटा से वो क्रिटिकल एंगल है और उसमें हमको ग्रेटर देन लेस देन वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिख पाएगा। बात समझ रहे हो ना? सर उसमें 90 मान लेने हैं। नहीं 90 मान मानोगे तो इक्वल टू वाला आएगा ना कंडीशन, ग्रेटर देन वाला कैसे निकलेगा? हाँ सर, याद है हमने टीआईआर लगा के कंडीशन देखा है। हमने टीआईआर लगाया था तब ये कंडीशन आया था कि भाई जो एंगल देखो यहाँ पे है क्या, ये थीटा सी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 भी हमने निकाला था, लेकिन हमारा जो थीटा ये दिख रहा है वो टीआईआर की कहानी बता रहा है कि भाई हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए दैट इज थीटा। थीटा तो सभी को दिख रहा होगा, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, ये वाला ये जो थीटा है, इस थीटा को क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए तो भी टीआईआर होगा, बराबर होगा तो भी टीआईआर होगा। तो हम अगर टीआईआर लगाते हैं 90 रख के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमको थीटा सी मिलेगा, और थीटा सी जब हमको मिलेगा तो हमको तो थीटा के बारे में बात करना है ना कि थीटा सी के बारे में। तो थीटा सी का जो फॉर्मूला है म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर टीआईआर का, तो हमको याद करना पड़ेगा तभी हमको ये कंडीशन मिल पाएगा। बात क्लियर बेटा? बोल दो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। जब आप शुरू में मिले ना तो आप अपनी कहानी जो भी आपको लगे वो समझा दिया करो। कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि मैं आपकी बातें अभी ना समझाऊं, आपने मुझसे जो कहा मैंने उसका तो दे दिया, क्योंकि आपकी तरफ से रिस्पांस तेजी से नहीं आ रहा है ना, इसलिए मुझको समझने में दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, आप समझा देना, कोई दिक्कत नहीं। आई विश कि आप समझ गए होंगे। तो बेटा ये रहा हमारा प्रिज्म। अब हमको क्या देखना है भाई? अब हमको देखना है इस प्रिज्म के बाद लेंस। लेंस आखिरी टॉपिक होगा तो लेंस हम देखेंगे। अब बेटा क्या करें, लेंस कल से ही देखें या आज ही देख लें? सर आज ही पढ़ेंगे। हाँ बेटा सर थोड़ा नहीं हो पाएगा। अच्छा 3 थोड़ा पढ़ा दीजिए। हाँ 3 आज नहीं हो पाएगा। हाँ अभी आए ना स्टार्टिंग कर दो सर थोड़ी सी। लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस के लिए कंडीशन है। लेंस किसको कहते हैं? जैसे हमने देखा था प्रिज्म क्या होता है, तो लेंस में क्या क्या जरूरत होता है कि भाई यहाँ पे 2 कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे एक कंडीशन है, अभी इसमें और हम कर सकते हैं। पहले तो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए। लेंस की बात करें जैसे प्रिज्म में था कि 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एटलीस्ट 1 कर्व हो, एटलीस्ट 1 शुड बी कर्व। और तीसरा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया ऑफ प्रिज्म, मीडिया ऑफ लेंस should be greater to surrounding।
सही बेटा। तो ये 3 बातें अगर फॉलो कर रहे हैं तो तब तो लेंस होगा, अदरवाइज लेंस नहीं होगा। अब इनको आप एक बार देख लेना, हम अगली बार मिलेंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है बेटा? ठीक, ओके। ओके। हेलो, हाँ सर, अभी जस्ट फ्री ही हो रहा हूँ। तो सर क्या कुछ बात हुई क्या किसी से? नो। तो कहाँ कहाँ बनवाएंगे सर? अच्छा, आ चुके हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं फिर आ जाऊँ सर तैयार होके? मैं एक्चुअली मैं अभी जस्ट क्लास में ही था, तो हाँ, तो अभी सर बस मैं आ रहा हूँ, ठीक है सर? तो सर मुझको 5 मिनट लग जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक 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 सर, ओके।